नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आखिरकार वो समय, वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं का है। मतलब ये कि नगरीय निकाय चुनाव की अंतिम जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। कहीं 7 और कहीं 8 बजे से 11 तारीख को मतदान का कार्य शुरू होगा, जो शाम 5 बजे मतदान समाप्ति तक चलेगा। राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई, पुरजोर कोशिश किया कि मतदाताओं को साधा जाए, नेताओं के चेहरों को प्रमुखता से आगे रखा जाए। सारे तरह के जोर आजमाइश के बाद अब बारी जनता जनार्दन की है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में कल मतदान होने हैं, जिसकी तैयारियां हो गई है। राजनीतिक भाषा में आज की इस रात को कयामत की रात कही जाती है। माना जाता है कि जिसने आज साध लिया वो सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। लेकिन नेताजी के प्रचार में जनता कितना विश्वास जताएगी, जनता जनार्दन किसे रॉन्ग और किसे राइट साबित करेगी, ये मतदान के बाद मतगणना के साथ ही पता चल पाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल यानी 11 फरवरी को मतदान होना है। पुलिस प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदान दलों को रवाना कर दिया गया। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। वहीं संवेदनशील इलाकों में 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों में कल मतदान। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कुल 44,74,269 मतदाता करेंगे वोट। इनमें से 22,05,25 पुरुष, 22,73,232 महिला और 512 अन्य मतदाता शामिल। नगर निगम चुनाव मतदान के लिए 5,970 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 1531 संवेदनशील और 132 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। निकाय चुनाव में 10 नगर निगम में कुल 69 मेयर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब जब नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान के लिए महज कुछ घंटे ही बचे हैं, तो महापौर, अध्यक्ष, पार्षद प्रत्याशी भी इस चुनावी संग्राम में खुद को झोंक चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हो या फिर बीजेपी प्रत्याशी, अपने अपने क्षेत्र में रोड शो के साथ साथ घर घर पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। भाजपा ने पूरी रणनीति के साथ नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। अकेले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 नगर निगम में रोड शो किया। मंत्रियों और विधायकों के साथ भाजपा नेता प्रत्याशी के समर्थन में घर घर जाकर वोट मांगते हुए नजर आए। वहीं विपक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज कमान संभालते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम में रोड शो, जनसभा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। अब दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है, क्योंकि हम चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं। आज नगरीय निकाय में स्थिति अच्छी है हमारी, और हमारे सभी प्रत्याशीगण बड़ी मेहनत किए हैं। और कल चुनाव है, रिजल्ट आएगा और कांग्रेस पक्ष में मतदान होगा। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी। 11 फरवरी को चुनाव में अपनी जान झोंक चुके प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए मतदान से पहले की रात नींद उड़ाने वाली है। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान का मंच सज चुका है। अब नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता अगले 5 सालों के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में विजयी पताका लहराने के बाद नगरीय निकायों से कांग्रेस की सत्ता छीनने की कोशिश भी करेगी। लेकिन मतदाताओं के मूड को कौन भा गया है, इसका पता 15 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के साथ चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि अंतिम जो है क्षण कुछ घंटे बचे हैं, जब मतदाता अब घरों से निकलेंगे और अपना सिरमौर, अपना नेता चुनेंगे। पार्षद से लेकर महापौर और नगर पालिका पंचायतों के अध्यक्ष तक का चुनाव वो डायरेक्ट करेंगे, मतलब सीधे उन्हें अधिकार होगा कि वो अपने महापौर अध्यक्ष पद का चुनाव अपने मतदान के जरिए कर सके। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित चिमनानी जी है, वरिष्ठ नेता है, मीडिया विभाग के प्रभारी हैं, बाई प्रोफेशनल सीए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र शर्मा जी है, विद्वान नेता है, कई राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, अविभाजित मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ की सियासत को करीब से समझने वाले प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या दावे क्या वादे, क्योंकि जनता के बीच में जाके सारे दावे वादे करके अब केवल जनता के हाथ में है, लेकिन क्या आप क्लेम करते हैं 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत? अमित जी। अवधेश जी, सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के सभी जागरूक मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि कल वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और कुछ समय जरूर मतदान के लिए निकालें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद जो फिजा बदली है और कांग्रेस के लिए जो एक संघर्ष का समय लगातार बढ़ता जा रहा है, लोकसभा में बड़ी हार, उपचुनाव में बड़ी हार और नगरीय निकाय चुनाव में तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा लगा कि चुनाव के पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है और कांग्रेस नेताओं के बयानों को अगर हम सुने तो वो ये कह रहे हैं कि हम आधी सीटों को जीतेंगे, मतलब बयान में भी मान लिया। ऐसा कभी होता नहीं है कि चुनाव के पहले कोई भी राजनीतिक दल ये कहे कि हम आधी जगह पर हार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, नेता प्रतिपक्ष खुद ये कह रहे हैं, तो इनका मनोबल कितना गिरा हुआ है। किसी प्रकार से खुद का एजेंडा प्रस्तुत नहीं कर पाए। नगरीय निकायों में लंबे समय से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कई जगह पे है, रायपुर में 15 साल से है, राजनांदगांव में 10 साल से है। किसी कांग्रेस के नेता ने एक भी उपलब्धि बताने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उपलब्धि है नहीं। अगर कुछ किया है तो केवल भ्रष्टाचार किया है, लूट की है। जो लोग मेयर रहे उनका फोटो तक कहीं नहीं लग रहा है। आपस में नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उसके नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं के घर से शराब पकड़ा रही है। तो इस प्रकार का जो कांग्रेस में अंदर खाने में जो भीतर घात चल रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से बिखर चुकी है, टूट चुकी है, निराश है, हताश है। और अब छत्तीसगढ़ में अगर किसी राजनीतिक दल पर लोगों को विश्वास है तो वो भाजपा है। अमित जी, मैं लौटूंगा। मैं जरा सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, आप विद्वान नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, क्यों आखिरकार कांग्रेस की ये स्थिति हो गई जो अमित जी दावा कर रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल, क्या हार का सिलसिला, हार का क्रम टूटेगा या डबल के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में स्थानीय तौर पे भी जुड़ेगी? सुरेंद्र जी। अवधेश जी, दरअसल में एक कहावत है, अपन मुंह में करे बड़ाई, लोढ़ा कहे मैं महादेव के भाई। भारतीय जनता पार्टी को अतिरेक में आकर के, अधिक जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आकर के प्रत्यावे नहीं करना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतना और चुनाव हारना है, ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई इसमें बहुत ही मतलब अगर हम कहते हैं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पे आ गई और आज सत्ता में है कि नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के किसी की कॉपीराइट नहीं होती। या ये अगर कोई दावा करता है कि हम ही बने रहेंगे या हम हैं, तो ये सोचना जरा गलतफहमी वाली बात है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से पिछले चुनाव में, आपको याद होगा, समस्त नगरीय निकायों में कांग्रेस की जीत हुई थी। 5 साल जनता का काम हुआ है, जनता की सेवा की गई है। उनके जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उनके जन सुविधाओं को प्राथमिकता देने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया। कांग्रेस पार्टी के मेयर ने, यहाँ के चेयरमैन ने, जो नगर पालिका के होते हैं, इन सारे लोगों ने काम किया है और छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के काम को देखा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 14 महीने में इन्होंने जिस तरह से बिजली के बिल को आधा जो छूट मिलता था उसको बंद किया है, स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों के यहाँ जिस तरह से बिजली में उगाही हो रही है, जिस तरह से तमाम किस्म की सुविधाओं में, जमीन की रजिस्ट्री में जो
ये फेरबदल कर रहे हैं, अनुज्ञा पत्र में जो फेरबदल कर रहे हैं, और जो महतारी वंदन योजना का जो 1,000 रुपए दिया है उसको पिछले दरवाजे से किस तरह से वसूल रहे हैं, इसको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है, जानती है। तो कांग्रेस पार्टी को खारिज करने की गलती भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। हम सशक्त विपक्ष में हैं और पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं सत्ता पर। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, दावे और वादे अपने जगह है, लेकिन जमीन पे कई तरह के चुनावी माहौल होते हैं, उसका विश्लेषण जब हम प्रफुल्ल जी से समझ लेते हैं। प्रफुल्ल जी, आपने कई चुनाव ऐसे देखे हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, उपचुनाव हो या फिर स्थानीय चुनाव हो। ये जो माहौल चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जो चुनावी चमक दिख रही है सड़कों पे, झंडा, बैनर, तोरण, पोस्टर, सोशल मीडिया, सारे मीडिया, क्या आपको लगता है क्या चल रहा होगा जनता के मन में? देखिए उदय जी, जनता के मन में क्या चल रहा है ये तो इसकी तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि अंततः वो तो नतीजे बताएंगे कि जनता के मन में क्या चल रहा है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और जो आपको दिख रहा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ जब से बना तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 बार रही, तो उसके रहते हुए जो नगर निगम थे, कुछ तो 2 तो नगर निगम भी नए बने। बाद में जो चुनाव हुए तो उन चुनावों में भी आप देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा की सरकार के रहते हुए बहुत अच्छा रहा। रायपुर नगर जो राजधानी है वहां पर कांग्रेस ने 2 बार चुनाव जीत दर्ज की, एक बार किरणमयी नायक जीते, एक बार प्रमोद दुबे जीते। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया, विधानसभा में लोकसभा में भाजपा को दिया, विधानसभा में भी दिया, लेकिन नगरीय सत्ता में जनता का जो टेस्ट था वो कुछ और था। तो हो सकता है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा हो कि 1 साल की एंटी इनकम्बेंसी जैसा जो रवायत चली आ रही उसका कुछ वैसा ही कुछ नतीजा आ जाए। लेकिन इस बार जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा जो परिदृश्य है कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम दोनों पार्टियों को देखें तो वही समझ देखिए भारतीय जनता पार्टी आपको एक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। आप देखिएगा तो पार्टी आपको चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके लोग आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक संगठन की तरह से, जैसा एक संगठन काम करता है। लेकिन वैसा कांग्रेस में दिख तो रहा है, लेकिन उसकी तुलना में वैसा नहीं है जो बीजेपी में है। तो और मुझको ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर मतलब जो कांग्रेस के अंदर अब जो बयानबाजी चल रही है, बड़े बड़े नेताओं के संघर्ष चल रहे हैं जो ऐसे समय में नहीं होने चाहिए। जैसे चरणदास महंत का कुछ बोल देना कि अगला चुनाव, अब आप नगरीय निकाय का चुनाव करने निकले हैं और वहां पर आप 28-29 में जो चुनाव होगा वो किसके नेतृत्व में, आपसे कौन पूछ रहा है ये? तो इस तरह की बयानबाजी जो है उन्हीं की पार्टी के संगठन को कमजोर करती है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को निराश करती है। तो ऐसे बड़े नेता जो जिन्हें माहौल बनाना चाहिए तो वो ये सब ना करके आपस में उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं। अब नतीजा क्या आएगा ये तो हम नहीं जानते, वो तो 15 तारीख को पता चल। ठीक है, बिल्कुल। अमित जी, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में एक महीन सा फर्क होता है। ठीक है, आंकड़े आपके पक्ष में है, सत्ता आपके पास है, संगठन आपके पास है, ताकत, जोश, सारी चीज आपके पास है। फिर भी सुरेंद्र जी ये दावा कर रहे हैं कि साहब आत्मविश्वास तक तो ठीक है, लेकिन भाजपा अति आत्मविश्वास में चल रही है। जरा आप तो बड़े नेता हैं, जिम्मेदार पद पे आप बैठे हुए हैं, जरा एक बार बता दीजिए दर्शकों को कि आप लोग विश्वास में है या आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास में है? अमित जी, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव के पहले, नतीजे आने के पहले आपस में मंत्रालय और निगम मंडल तक बांट लिए थे। उसको अति आत्मविश्वास कहते हैं। वो कह रहे थे कि हम हार ही नहीं सकते हैं और कितनी 70-75 सीटें वो जीतेंगे, ऐसा दावा कर रहे थे। आ गए 35 पे। तो अति आत्मविश्वास वो है। और जो आपने सवाल पूछा था कि माहौल क्या चल रहा है, मुद्दे क्या चल रहे हैं, तो ये सच है कि अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम आधी सीटों पर ही जीतेंगे, तो कांग्रेस की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। अब ये बात हम अगर कर रहे हैं तो माननीय सुरेंद्र जी को अगर अच्छी नहीं लग रही है तो कांग्रेस के नेताओं को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। कम से कम वो चुनाव के पहले ही आधी सीटों पर हार क्यों मान चुके हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, 16 से 17 घंटे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जैसा कि माननीय वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल जी ने भी बताया, हर प्रकार से कमेटियों का गठन, प्रत्याशियों का चयन,
और सामग्रियों का वितरण, हमारा जो मीडिया का, सोशल मीडिया का काम चलता है, हमारा जो वरिष्ठ नेताओं का काम चलता है, हमारी जो सभाएं चलती हैं, जो चुनाव प्रचार है, जो रोड शो है, आप देखेंगे कि कांग्रेस ने 10% भी उसका नहीं किया। हमें ये मालूम है कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन हम मेहनत में कभी भी कमी नहीं करते हैं। आज भी हमारे सारे कार्यकर्ता काम में लगे हैं, कल जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक काम में लगे रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही एक पार्टी है जो हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है, लेकिन जो स्थिति है, प्रफुल्ल जी ने कहा, वो वाकई बदली हुई स्थिति है। और ये थोड़ा सा आश्चर्य में भी डाल रहा है कि कांग्रेस ने हथियार डाल दिए, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के लोग कहीं पे एग्रेसिव कैंपेनिंग में दिख नहीं रहे हैं। अब हमने घोषणा पत्र जो लेके आया उसके आधे बिंदु कांग्रेस ने कॉपी कर लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में संपत्ति कर माफ करने का जो वादा किया था 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, और इस बार वो वादा रिपीट करने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। अब देखिए, इनके जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वो हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का बयान बजा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार में। तो ये तो कांग्रेस की हालत हो गई है। अब इस पे हम कुछ बोलेंगे तो सुरेंद्र जी को बुरा लग जाएगा। मैं क्या करूं, हो तो यही रहा कांग्रेस में। चले मैं जवाब ले लेता। सुरेंद्र, वैसे सुरेंद्र जी बुरा मानने वाले नेता नहीं है, बड़े गंभीर, बड़े विद्वान और बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सुरेंद्र जी अपनी बातों को बड़े तर्क शक्ति के साथ, तर्क क्षमता के साथ रखते हैं। सुरेंद्र जी, चुनावी माहौल पे नजर डाली जाए तो एक विश्लेषक के नाते प्रफुल्ल जी भी कह रहे थे कि साहब थोड़ा सा तो फर्क दिखाई पड़ रहा है। रायपुर का जिक्र कर लीजिए, 15 साल से जहां पे नगरीय सत्ता कांग्रेस के पास है, वहां पे एक बड़ा रोड शो का ना होना, एक बड़ी आम सभा का ना होना, और सबसे बड़ी बात मौजूदा महापौर के फोटो का ना होना, सवाल तो साहब उठाता है कि कांग्रेस के भीतर खाने क्या चल रहा है। खैर, तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं हम लगातार। सुरेंद्र जी, जरा तैयारियों पे बता दीजिए कि क्यों आप लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि साहब हम आधी सीटें जीतेंगे। आप 90% क्लेम कर सकते थे, ना 100% करे तो। सुरेंद्र जी देखिए, दरअसल में अभी हमारे मित्र चिमनानी जी ने बहुत सारी बातें कही, तो इनकी घोषणा पत्र को आप पढ़ें तो उसमें इन्होंने वादा किया है कि संपत्ति कर का हर महीने में 10% छूट देंगे निर्धारित तिथि को पटाने पर। अब आपको एक चीज बताऊं, मैं बहुत ज्यादा जानकार, बहुत विद्वान व्यक्ति तो नहीं हूं, मगर मेरी जानकारी में संपत्ति कर का निर्धारण वार्षिक होता है। ये मतलब पटाने कैसे करेंगे, हर महीने तो संपत्ति कर पटाया नहीं जाता। तो बिना सोचे समझे भारतीय जनता पार्टी ने जो मर्जी आई है वैसा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दूसरी बात, एक बात और समझिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रही है। विधानसभा के चुनाव इन्होंने मोदी गारंटी पे लड़ा, ठीक है। अभी दूसरा चुनाव में जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें घोषणा पत्र में ये चले ले आया अटल बिहारी वाजपेयी जी को। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या विष्णुदेव साय जी की भी कोई गारंटी है? इनकी कोई सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? इनके बीच में कितना अच्छा तालमेल है और कितने इनके संतुष्ट है कार्यकर्ता, इसको हम भी तो जानते हैं। हमारे भी मित्र लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये दरअसल में बहुत ज्यादा मुगालते में न रहें। और भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूँ कि आपकी घोषणा पत्र में इतनी बड़ी खामी है कि जो वार्षिक संपत्ति कर की वसूली होती हुई आपने उसको महीना में बता दिया, महीना में छूट देने की घोषणा कर दी। और आप विष्णुदेव साय की सरकार की क्या गारंटी है, विष्णुदेव साय सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही और मोदी जी ले लेता हूं। आपका सवाल बड़ा वाजिब है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अमित जी क्योंकि बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं तो वो बखूबी इस बात का जिक्र करेंगे। अमित जी, जरा ये बात लगातार निकल के आ रही है जिस तारीख से आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया कि साहब अटल विश्वास पत्र के जगह विष्णु की गारंटी भी नाम दिया जा सकता था, क्योंकि 13 महीने से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। ये सवाल लगातार उठ रहा है। और जहां तक बात संपत्ति कर का जिक्र जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं, तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि वार्षिक निर्धारण के स्थान पे मंथली या मासिक भुगतान पे कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि एक बड़ा मुद्दा था सुरेंद्र जी के पास जो युक्तियुक्तकरण का है, वो शायद वो चूक रहे उस मुद्दे को उठाने के लिए। मैं लौटूंगा। मैं जरा अमित जी जवाब एक बार दीजिएगा आप इस दोनों पॉइंट पे। देखिए, 13 महीने में माननीय विष्णुदेव साय सरकार ने जो काम किया है अवधेश जी, ये एक रिकॉर्ड है, सबको पता है।
कि लगभग वादे जो हमने किए थे, जिसमें हमें महतारी वंदन का 1000 देना, 3100 रुपये धान का देना, 2 साल का बोनस देना, रामलला जी का दर्शन कराना, ऐसे कई वादों को हमने महज 13 महीने के ही एक छोटे कार्यकाल में पूरा किया है। और डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर हुआ है किसानों को और हमारी माताओं को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ है। रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बने, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इतना अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि 6,500 करोड़ रुपया हम केंद्र से अतिरिक्त लेकर के आए। साथ में हम अपने प्रयासों से 6,000 करोड़ रुपए का हम ऋण भी लेके आए हैं केंद्र सरकार से, जो हम 50 साल के बाद चुकाएंगे और उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो हमारी सरकार तो ऐतिहासिक काम कर रही है और इसको हम हर जगह बार बार बोल रहे हैं। अब बात आप कर रहे हैं कि हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति होती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है। छत्तीसगढ़ वासियों के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव है और अटल जी के प्रति हमारी पार्टी के भी हर कार्यकर्ता में बहुत सम्मान है। छत्तीसगढ़ से उनका एक नाता है। तो अगर हम अटल जी का नाम ले रहे हैं तो कांग्रेस को आपत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस को अगर राहुल गांधी जी के नाम से विश्वास पत्र निकालना है तो किसने मना किया है? सोनिया गांधी जी के नाम से निकालना है तो किसने मना किया है? निकाल दीजिए। तो ये कोई विषय नहीं होता। और लेता हूँ, ठीक है अमित जी मैं जवाब ले। सुरेंद्र जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे प्रफुल्ल जी का भी रुख करना होगा। दरअसल बीजेपी इस सवाल पे कई बार जवाब दे चुकी है और सबसे जो अच्छा जो सटीक जवाब लगा कि साहब छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह रजत वर्ष में हम चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अटल बिहारी जी को समर्पित किया अपना घोषणा पत्र। जब आप इस पर जवाब दीजिएगा कि क्यों नाम को लेके क्यों आपत्ति कांग्रेस कर रही है? नहीं, नाम को लेके आपत्ति नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लें, दीनदयाल जी का नाम लें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लें, मोदी जी का नाम लें, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना काम। मैं ये कह रहा हूं कि भाई 13 महीने में क्या विष्णुदेव साय जी के खाते में सिर्फ बलौदाबाजार का कलेक्टर ऑफिस जलना है, सूरजपुर का हत्याकांड है, कवर्धा का कांड है, झारखंड के लोगों की गोली चलाना यही उनके हिस्से में है कि और कुछ उनके हिस्से में है? तो गारंटी मोदी इनको जब कॉन्फिडेंस है कि विष्णुदेव साय जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो कॉन्फिडेंस के साथ उनको उनकी फोटो सामने ला के, उनका नाम सामने ला के इन्होंने एआई के माध्यम से राम तो बना ही दिया है। और मजे की बात यह है कि उसमें 3 बार के मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी को शत्रुघ्न बना दिया है। बड़ी तकलीफ की बात है। तो जब ये अटल बिहारी वाजपेयी का इतना सम्मान करते हैं तो थोड़ा डॉक्टर रमन सिंह जी का भी सम्मान कर लेते तो अच्छा होता। तो दरअसल में बात यह है, भारतीय जनता पार्टी करती है तो वाह वाह और कांग्रेस कुछ करती है तो आह। ये ठीक बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं, हमारा प्रश्न वाजिब है। सारे 10 नगर निगम में हमने उनका रोड शो कराया। सुरेंद्र जी मैं लौटूंगा, समय रहा तो मैं जब प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता। प्रफुल्ल जी फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। सारे दावे वादों का समय समाप्त, नेताजी का प्रचार टाइट, कौन रॉन्ग और कौन राइट कल तय हो जाएगा। बताइए जरा किसका भाग्योदय होने वाला है? क्या कहते हैं आपका गणित, क्या कह रहा है आपका गणित, बताइए। अब मैं फिर वही कह रहा हूं ना कि किसका भाग्य जागेगा किसका सोएगा ये तो नतीजे बताएंगे ना, ये तो जनता तय करेगी। हम उसके मन में क्या चल रहा है वो कैसे बता सकते हैं? अभी आपने हाल ही में देखा ना दिल्ली के चुनाव में तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सरकार बना लेगी। और इसके पहले और भी चुनाव होते हैं, लोग अंदाजा कुछ लगाते हैं, अनुमान कुछ लगाते हैं, विश्लेषण कुछ करते हैं, नतीजा कुछ और आता है। तो ये जनता के भीतर मन में क्या चल रहा है और उस पर कुछ भी टिप्पणी करना मतलब मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुझे इस मुकाबले में अगर आप ये कहें कि ये मुकाबला बड़ा कांटे का हो रहा है, हाँ, तो शायद मैं बिल्कुल इनकार करूंगा इससे। कोई कांटे का मुकाबला बिल्कुल दिख नहीं रहा है। 2-4 जगह जरूर थोड़ा संघर्ष की स्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझको ऐसा लगता है कि कोई बहुत कठिन मुकाबला नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, जरा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। 10 नगर निगम कांग्रेस के खाते में कितना, आंकड़ों पे जरा एक बार भविष्यवाणी कर दीजिए। 15 तारीख को फिर हम चर्चा करेंगे उस नंबर को लेके। सुरेंद्र जी, हमने पूरे 10 नगर निगम में और पूरे जितने भी नगर पालिका है 49 नगर पालिका में 114 नगर पंचायतों में पूरी ताकत के साथ जीतने के लिए चुनाव लड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे।
ठीक है, मैं अमित जी से भी यही सवाल लेके जाता हूं। अमित जी, 10, 49 और 114, आप तो सीए हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मीडिया विभाग के चेयरमैन है, आंकड़े आपके हिसाब से क्या कहते हैं? 10, 49, 114 में कितना, अमित जी? बहुत ओवर एस्टिमेटेड जाने की बजाय मैं सोचता हूं कि 90 से 95% जगहों पर हम जरूर जीतेंगे। और हमारे सुरेंद्र जी ने जो बात कही वो चरणदास महंत जी से मैच नहीं खा रही है, तो उन्होंने आधे में हार मानी थी। और एक चीज आपने कहा था, तथ्यों पे बात करते हैं सुरेंद्र जी, मैं भी यही मानता हूं, लेकिन एक थोड़ा सा उन्होंने जो रामायण बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, ऐसा कोई प्रमाण आप नहीं दे पाएंगे। और आप डॉक्टर साहब के बारे में अगर ये मानते हैं कि उनका चरित्र ठीक है, तो फिर भूपेश बघेल जी जो उसमें बनाए गए हैं वो भी फिर आपको एक्सेप्ट होगा, क्योंकि अगर डॉक्टर रमन सिंह जी एक्सेप्ट हैं तो ये का अभाव है, हम विषयांतर ना हो, मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के ये है कि अब तो जनता जनार्दन की बारी है, सारे दावों वादों का समय बीत चुका है। कल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक सबसे पहले BSTV की अपील, सारे काम को छोड़ दीजिए और आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए, अपने हिसाब से योग्य और सर्वोच्च प्रत्याशी को अपना वोट दीजिए और उन्हें जिम्मेदार पद पे बैठाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका भी शुक्रिया। कल दिन भर BSTV के साथ बने रहिए, लगातार चुनाव की खबरें सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।